सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के कहने पर पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट बोरा भर भर के कमेंट कर रहे थे कि सर 12th केमिस्ट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उन पर वीडियो बनाइए, क्योंकि हमने फिजिक्स पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है और आप सभी का प्यार भी मिला है। 70,000 के करीब इस पे व्यूज़ भी आए हैं। जिस तरह से उस वीडियो पर आपने प्यार दिखाया है, उम्मीद करता हूं कि ऐसा प्यार इस वीडियो पर भी मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको देखने वाले हैं। इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे, सारी चीज़ों को सैंपल में बताएंगे कौन क्या है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। बिल्कुल भी बीच में इधर उधर वीडियो भगाना मत, नहीं पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए पहला यहाँ से ठोस अवस्था के अंदर वैसे अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इसमें। ठोस अवस्था पहला चैप्टर में जो फार्मूला है परमाणु त्रिज्या यानी R तथा घनीय एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई यानी A के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी रिलेशन बिटवीन R एंड A। R और A के बीच में क्या संबंध होता है। R क्या है तो बताया परमाणु त्रिज्या है, और उसके बाद A क्या है तो घनीय एकक कोष्ठिका के किनारे या कोर की लंबाई है। तो पहला है दोस्तों, देखिए यहाँ से आपके सामने देखो, पहला है SCC के लिए, दूसरा FCC के लिए, तीसरा BCC के लिए। देखिए SCC क्या होता है, सिंपल क्यूबिक, ये सिंपल क्यूबिक सेल्स होता है, यानी सरल घनी एकक कोष्ठिका कह लें। सरल घनी एकक कोष्ठिका हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर A/2। दूसरा है FCC। F का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, F फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स होता है, यानी F का मतलब फेस होता है, ये सेंटर्ड, फिर C से क्यूबिक सेल। ठीक, तो FCC के लिए जो होता है R बराबर होता है A/√2√2, ये फार्मूला होता है। तीसरा है BCC के लिए, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी क्या होता है, फलक केंद्रित। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, ये काय केंद्रित होता है, सॉरी ये फलक केंद्रित होता है, ये काय केंद्रित होता है। ठीक है ना। B का मतलब बॉडी, F का मतलब फलक, यहाँ से क्या है, F से फेस यानी फलक केंद्रित हो जाता है, और ये क्या होता है, काय केंद्रित यानी बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड होता है। ठीक, इसके लिए जो R बराबर होता है वो होता है A√3/4। ठीक, ये तो आपके हो गए SCC के लिए, FCC के लिए और साथ ही साथ BCC के लिए। ठीक, अगला है कि एकक कोष्ठिका का घनत्व, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों यही है। ठीक, यही है कि एकक कोष्ठिका, यहाँ ध्यान देना, एकक कोष्ठिका का जो डेंसिटी यानी घनत्व के लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है ρ बराबर Z/m अपान A³ इंटू NA। ध्यान देना, अब Z क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, Z क्या होता है, एकक कोष्ठिका के किनारे की पर उपस्थित, यानी एकक कोष्ठिका जैसे इस तरह से है ना, कोई चीज बना है। ठीक, तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका के जैसे किनारों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। एकक कोष्ठिका के किनारे पर या कोर पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। ठीक, Z। उसके बाद नीचे A क्या है, A क्या है, ये घन के कोर की लंबाई, यानी जैसे ये है इसके कोर की लंबाई A है। अगर A³ कह दें तो घन का आयतन हो गया। N क्या है, Na, N सफिक्स A क्या है, ये है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर क्या होता है कि 23 प्रति मोल। ठीक, बात समझ में आ गई कि M क्या है, मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। Z क्या है, एकक कोष्ठिका के कोर पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। और उसके बाद A क्या है, घन का, ये घन के ये किनारे की या घन की भुजा की लंबाई हो गई। और उसके बाद A³ के रूप में करेंगे तो ये घन का आयतन हो जाएगा। और Na क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए अब चले आते हैं कि दूसरा जो चैप्टर है विलियन। सॉल्यूशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन तो 100% श्योर हैं आपके एग्जाम में जरूर टपकेंगे। तो पहला है दोस्तों, यहां से ध्यान दीजिए कि मोलरता। मोलरता क्या होता है, मोलरता हमने बताया है कि इसमें बताया है, ध्यान दीजिए, 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। तो मोलरता में M बराबर होता है स्मॉल w अपान M इंटू यहाँ पे V ml में, उसके बाद यहाँ से 1000। देखिए अब यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात यह है दोस्तों
कि जो ये W क्या है, ये होता है विलेय का भार, विलेय का भार, चाहे जहाँ पे रहेगा स्मॉल w में। और उसके बाद ये कैपिटल में ये स्मॉल m जो है ये क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है। और ये v क्या है, विलयन का आयतन है, वॉल्यूम है, ठीक, ml में रहेगा। अगर ml में नहीं रहेगा तो यहाँ 1000 नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देना 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोललता। मोललता भी सेम फार्मूला है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जहां 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वहीं पर होता है कि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब मोललता बराबर फार्मूला m से इसको भी दर्शाते हैं, m बराबर स्मॉल w पान m इंटू यहाँ कैपिटल W। इसमें देखिए m तो वही है, विलेय का अणुभार है, स्मॉल w क्या है, विलेय का अणुभार है, सॉरी विलेय का भार है, m क्या, विलेय का अणुभार है। और ये जो कैपिटल जो W है दोस्तों, यही है विलायक का अणुभार। विलायक नहीं, जैसे लिक्विड है, कोई द्रव है, विलायक का भार, ठीक। ग्राम में रहेगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोल अंश या मोल प्रभाव। देखिए मोल अंश क्या होता है, तो मोल अंश में हमने बताया था कोई विलयन है, उसमें कई घटक हैं, मान लेते हैं 2 घटक 3 घटक हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित घटक का जो मोल प्रभाव होता है उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मान लेते हैं किसी द्रव में A और B 2 घटक हैं, तो XA का मतलब A का मोल अंश या मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा NA, यानी NA के मोलों की संख्या, और नीचे क्या है कि दोनों में यानी A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या, यहाँ से आप निकाल पाएंगे। और B का कहेगा तो जिसका कहे उसका ऊपर, XA यानी A का मोल अंश निकाल रहे हो तो A का मोलों की संख्या ऊपर। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या n बराबर होता है W बाई m। जब भी मोलों की संख्या निकालना हो क्या होता है कि n बराबर W बाई m, ये आप याद रखिए। यानी विलेय, जैसे किसी चीज का क्या है, मोलों की संख्या निकालना है तो उस विलेय का भार और उसका अणुभार, यहाँ से आप मोलों की संख्या निकाल पाएंगे। बात आई समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। देखिए राउल्ट का नियम क्या है, इसमें जो फार्मूला है वो है P नॉट, ठीक, माइनस पी एक्स अपान पी नॉट बराबर n अपान n प्लस n, यानी कैपिटल स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब इसमें समझ लीजिए थोड़ा कि देखिए हमें मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वहां आएंगे तो हमें सब चीज का मान पता होना चाहिए। हमें केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि n स्मॉल n क्या है, कैपिटल N क्या है, P नॉट क्या है, पी एस क्या है, यही आपको ध्यान देना, वो सवाल में सीधा सीधा आपके रहेगा। तो ये दोस्तों हो जाता है कि जो P नॉट है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और उसके बाद PS यानी विलयन का वाष्प दाब, क्या हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक। और स्मॉल n क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अब विलेय क्या मतलब जिसकी विलयन में मात्रा कम हो वो विलेय, जैसे आप पानी में चीनी घोल रहे हो तो वो विलेय हो गया, और पानी में घोल रहे हो तो पानी विलायक हो गया, उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहे। जिसकी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक होता है। बात आई समझ में। तो ये विलेय का अणु, ये विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। जब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे और तोड़ेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में रहेगा वो भार दिया रहेगा, ठीक है ना, आपको यहां से भार अणुभार ये सब चीज दिया रहेगा। तो यहां से एक फार्मूला आपको ये भी दिख रहा है, यही फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या है, जो स्मॉल w दे दिया है अपान W अपान m, आपने देखा भी W अपान m बराबर n, ये n के बराबर है, और नीचे ये कैपिटल में n है, इसको जब पलटेंगे ऊपर m चला जाएगा नीचे। इसका मतलब जो स्मॉल w है वो क्या है, विलेय का भार है, जो यहाँ पे स्मॉल m है विलेय का अणुभार है, जो यहाँ कैपिटल W है विलायक का भार है, और जो कैपिटल M है वो विलायक का अणुभार है। आई होप कि ये अच्छे से में समझ में आ गया होगा। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो चीज़ें एकदम से क्या है दिमाग से बाहर हो जाएंगी, और वहाँ पर आप पता ही नहीं कर पाओगे क्या विलेय का अणु, ये स्मॉल m क्या है, कैपिटल M क्या है, स्मॉल w क्या है, कैपिटल W, ये समझिए, ठीक। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणुभार, और स्मॉल जो w है वो विलायक का भार,
और ये क्या है, स्मॉल m है, सॉरी ये कैपिटल जो W है वो क्या हो जाएगा, वो विलायक का भार हो जाएगा, ये कैपिटल M जो है वो विलायक का अणु भार हो जाएगा। ठीक, और अणु भार कैसे निकालते हैं नहीं पता है तो वीडियो डाला है वहां पर देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन, जब कोई विलयन होता है आप उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दोगे तो क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे पानी है आपने कोई चीज़ उसमें मिला दिया और उसका क्वथनांक बढ़ जाए तो उसको कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़त होता है, ठीक है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन, इसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 गुणे के बी इंटू यहाँ से क्या है W है अपान M गुणे कैपिटल W। अब देखिए यही तो चीज़ है, डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, और उसके बाद के बी क्या है, के बी क्या है, ये है मोलल, ध्यान दीजिएगा, मोलल उन्नयन, ये सवाल में दिया रहेगा मान, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, ये सवाल में आपके दिया रहेगा। स्मॉल w तो हमने बता ही दिया, हर जगह चाहे जहां है वो रहेगा, विलय का भार ही रहेगा। ये कैपिटल स्मॉल m में क्या होगा, वो विलय का अणुभार ही रहेगा। और जो यहाँ से जो w है हमने लिख भी दिया है, जो कैपिटल w है वो क्या है, विलायक का भार है, ठीक है ना, क्या है, विलायक का भार है। और उसके बाद यही चीज आपको डेल्टा जो टीबी है वो क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन, मतलब कितने अंश की बढ़ोतरी हो रही है, यही उन्नयन, क्वथनांक में कितने डिग्री की वृद्धि हो रही है। और दूसरा है कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन के जस्ट उसी का अपोजिट, क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाए वो उन्नयन है और जितनी कमी हो जाए वो अवनमन है। तो हिमांक में अवनमन यानी हिमांक में कमी, इसके लिए फार्मूला जो हो जाता है वो डेल्टा टी एफ, देखिए बी का मतलब बॉइलिंग, ठीक है ना, और उसके बाद एफ यानी फ्रीजिंग। तो ये बॉयल का मतलब क्या है, मतलब ये उबलना क्वथनांक, और ये क्या है फ्रीजिंग यानी हिमांक यानी जमना। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ बराबर होता है 1000 गुणे के एफ गुणे यहाँ पे स्मॉल w और अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब देखिए सारी चीज़ सेम है, स्मॉल w भी वही चीज़ है जो यहाँ पे चल रहा है, स्मॉल m भी वही चीज़ है जो यहाँ पे है, और उसके बाद ये कैपिटल W भी वही चीज़ है, विलायक का भार। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर के एफ क्या है, तो इसको देखिए यहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक बोल देते हैं दोस्तों, बस इसको मोलल अवनमन स्थिरांक। और डेल्टा जो टी एफ है वो हिमांक में अवनमन है, क्या है, हिमांक में अवनमन यानी हिमांक में कमी। और नमन का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब कमी, पढ़ा होगा आपने, उन्नयन कोण अवनमन कोण, ठीक ना। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं बढ़ रहा है तो उन्नयन, ऊपर से नीचे की ओर यानी नीचे आ रहा है तो अवनमन। ठीक, बात आई समझ में। तो पहले आप इसको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो आगे की ओर फार्मूला हैं उनकी तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे के फार्मूलास को देख लेते हैं। अब विलियन के अंदर दो फार्मूला और थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं कि हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है दोस्तों, P बराबर के सफिक्स एच यानी के एच इंटू एक्स। जहां पर ध्यान दीजिएगा P क्या है, दाब है, क्या है दोस्तों, P दाब है, और उसके बाद के एच क्या है, इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक। और उसके बाद x क्या है, ये क्या है, गैस का मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है ना। x क्या है, ये गैस का मोल अंश है, ठीक है ना, गैस का मोल अंश है। नेक्स्ट है परासरण दाब। परासरण दाब, देखिए इसमें कई फार्मूले हैं, सही सारे के सारे फार्मूलाज हमने रख दिए हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस भी तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन को जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में r का मान देगा, n का मान देगा, v का मान, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको बनाना ना पड़े, इसलिए हमने ऑलरेडी सब पहले से बना करके रख दिया है। ठीक, पहला एक फार्मूला होता है दोस्तों पाई बराबर, इसको पाई से दर्शाते हैं, पाई बराबर n अपान वी आर टी। क्योंकि देखिए v यहाँ ले जाएंगे, एक पी वी बराबर एन आर टी फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, तो वहीं पे क्या होता है पाई बराबर n अपान वी आर टी। n क्या है, मोलों की संख्या, और v क्या है, वॉल्यूम आयतन है, r क्या है, गैस नियतांक है, t क्या है, तो ये
टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक, ताप, और पाई क्या है, परासरण दाब। अब देखिए n अपान वी बात करें दोस्तों तो n अपान वी इसको हम c से भी लिख सकते हैं, इसलिए पाई बराबर CRT। अब c अकेले पर्सनल अगर बोल दिया जाए तो भाई साहब हम c को क्या लिख देंगे, ये क्या है कि विलेन की सांद्रता है, क्या है दोस्तों, सांद्रता, ठीक ना। और उसके बाद हमने क्या बताया, पाई तो आंशिक आपका दाब है ही ना, क्या है ये, सॉरी परासरण दाब है। और उसके बाद R क्या है, ये गैस नियतांक है, गैस नियतांक है। उसके बाद T क्या है, परमताप है, ये चीज, ठीक। अब उसके बाद देखिए n का n बराबर W/m, इसके पहले भी हमने बताया n बराबर W/m, इसलिए इसको W/m लिख के और v यहाँ पर है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या है, विलेय का भार देगा, अणु भार देता है, इस तरह से आपको परासरण दाब निकालना पड़ सकता है। स्मॉल w, देखिए हम बार बार चीज़ों को लिख रहे हैं दोस्तों, एकदम रट जाना चाहिए। ये क्या है, स्मॉल w विलेय का भार, ठीक ना, विलेय का भार। और उसके बाद ये स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, क्या है, विलेय का अणुभार है, ठीक। अब इसको या करके इसी फार्मूले को हम CRT के स्थान पे CST भी लिख देते हैं, है वही। R क्या है, गैस नियतांक, इसका मान क्या है, 0.0821। क्या होता है दोस्तों, इसका मान आप सभी को पता होगा, जो गैस नियतांक होता है 0.0821 वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल के रूप में, ठीक, ये होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, अगला चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से संबंधित जो क्वेश्चन है हमने सारे के सारे फार्मूले को यहाँ पर कवर कर लिया है। पहला है, इस पे एक क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जैसे क्या है, किसी भी मतलब सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो, देन ऐसी सिचुएशन में हम ई सफिक्स यहाँ पे ई नॉट सेल करके ई कैथोड, यानी कैथोड में से एनोड घटाएंगे। आपका दिया रहेगा जिंक दिया रहेगा या कोई चीज, कापर दिया रहेगा, Fe दिया रहेगा, उसमें कैथोड इलेक्ट्रोड, ये मतलब मान आपको दिए रहेंगे, यहाँ से विद्युत वाहक बल सेल का निकालना होगा। और यहाँ पे देखो नेनस्ट समीकरण कहा जाता है या नर्स्ट समीकरण कहा जाता है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको काफी इंपॉर्टेंट मान लेना। ये आपके क्या है, फार्मूले के रूप में तो आपको याद ही करना है, साथ ही साथ इसको आप एक टिप्पणी के रूप में, कभी कभार आता है निर्दिष्ट समीकरण क्या है, समीकरण को पूछा जाता है कि समीकरण को इनके संकेतों के साथ लिखिए, यानी पूरा समीकरण लिखकर इन सब का मतलब क्या होता है उसको लिखिए, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं E बराबर लिखते हैं दोस्तों E0 माइनस RT/NF लॉग यहाँ से 1/Mn। अब देखिए यहाँ से सबके मान को हम देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें यही पूछा जाता है कि निर्णय समीकरण क्या है, और इस समीकरण को उपयुक्त प्रतीक के साथ, संकेतों के साथ लिखिए। तो यहाँ से जो E है ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव। और E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या है फ्रेंड्स, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा R क्या है, गैस नियतांक, क्या है दोस्तों, गैस नियतांक, अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया। T क्या है, परमताप, क्या है, परमताप। जो कोई भी आपका डिग्री में दिया रहेगा सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे उससे, ठीक ना, 273 ऐड करके, आपको पता है ना। और उसके बाद N क्या है, तो ये क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। और उसके बाद दोस्तों यहां पर और क्या बचा है, F क्या है, तो इसको बोलते हैं फैराड नियतांक या फैराडे नियतांक। इसका मान भी होता है इलेक्ट्रॉन के 96,500, ठीक, ये होता है आपका फैराडे नियतांक, ठीक है ना। अब उसके अलावा, इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, और ये M जो N के यहाँ पावर में N+ है, ये धातु का आयन है ना। ये यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे शायद दिखेगा नहीं, तो लेकिन हम बोल देते हैं ये क्या है, N क्या है, धातु आयन है, धातु आयन, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, आगे फार्मूला है कि चालकत्व को C से दर्शाते हैं, C बराबर 1/R। R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। अब विशिष्ट चालकत्व ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, K बराबर
L अपान आर ए। L क्या है? L क्या है दोस्तों? L क्या है? ये तार की लंबाई है, ठीक है ना। तार की लंबाई या इलेक्ट्रोड में अगर हम मान लेते हैं वो क्या है? तार की लंबाई के रूप में होता है, ठीक। और उसके बाद R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। A क्या है? एरिया, क्षेत्रफल है, ठीक है ना। R प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है, L लंबाई है, धातु चालक की लंबाई है, K क्या है? इसको कप्पा बोलते हैं। K क्या है? विशिष्ट चालकता है। अगला है तुल्यांकी चालकता, तो इसको बोल यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको लेमडा के रूप में लिखते हैं। लेमडा इक्विवेलेंट यानी लेमडा ई क्यू बराबर के यानी कप्पा, कप्पा यानी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता गुणे यहाँ से 1000 अपान एन। एन का मतलब ये एन क्या है? नॉर्मलता है। एन नॉर्मलता है, आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, इसका मान भी दिया रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। मोलर चालकता, मोलर चालकता में इसको हम लेमडा एम से लिखते हैं। लेमडा एम इक्वल टू के यानी कप्पा, यहाँ से के इंटू यहाँ से 1000 अपान एम। एम क्या है? मोलरता। यहाँ पे एन क्या है? नॉर्मलता, एम क्या है? मोलरता। लिख लीजिए, आप कॉपी में इसको अच्छे से लिख लीजिए, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं, कई बार बताया है। तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अच्छे नंबर लाना है एग्जाम में, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा है, तो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर वीडियो में मज़ा आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक हम पूरी तैयारी नहीं करवाएंगे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आपको। आपके लिए दिलो जान से हम भी हाजिर हैं मेरे दोस्त, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही ये सारा चीज़ हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है कोलराउस का नियम। देखिए अनंत तंगता पर क्या है? विलयन की जो मोलर चालकता होती है वो उस विलयन के में उपस्थित घटक के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। अभी तो केवल फार्मूला देख रहे हैं, डिफिनेशन जब होगा तो हम ऑलरेडी क्या है, वीडियो अभी आने दीजिए, फिर हम डेली एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को ऐसे रटा रटा के आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो फार्मूला हमें देखना है। तो ये होता है कोलराउस का नियम, ठीक। कोलराउस का नियम है, यहाँ पे ए और बी 2 घटक हैं, इनकी अनंत तनुता पर ये चालकता है। बात समझ में आई? रासायनिक बलगत की इसमें भी 2 फार्मूला प्रमुख हैं, एक ये भी है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए, कोई इक्वेशन है, कोई इस तरह से समीकरण दिया हो दोस्तों, तो ऐसी दशा में इस समीकरण के लिए स्टोइकियोमेट्री सिद्धांत द्वारा इसको हम इस फॉर्म में अभिक्रिया की जब दर लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे। माइनस इस बात को दर्शा रहा है कि ए के विलुप्त होने की दर, यहाँ से भाई ए विलुप्त हो रहा है और बी भी विलुप्त हो रहा है, तब जाकर के सी बन रहा है, तो यहाँ से प्लस में सी, डेल्टा सी अपान डेल्टा टी लिख दिया है। एक बात और इसमें ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 हो जाता तो इसको हम 1/2 लिखते, यहाँ पर भी 2 होता तो 1/2 के रूप में लिखते, 3 हो जाता तो 1/, तो इसको ध्यान देना। अगर यहाँ पे ऐसे 2, 3b, 3c इस रूप में लिखा है तो इस समीकरण को हम -1/2 आगे कर देते, -1/3 आगे कर देते, फिर प्लस में 1/2 आगे कर देते। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर कुछ भी नहीं है तो उस तरह से लिखेंगे, यहाँ से जो नंबर्स हैं वही 1/, के रूप में चली जाती हैं। बात आई समझ में? ये क्वेश्चन आपको, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभार 1 नंबर के पूछ लेता है। नेक्स्ट है अर्ध आयु। अर्ध आयु को आप लिखेंगे टी हाफ बराबर 0.693 अपान कितना के। अब के यानी कप्पा, यानी ये वाला के नहीं, ये देखिए इसमें इसको छोटे से लिखते हैं, छोटा है। और ये के क्या है दोस्तों? यहाँ पे स्थिरांक है, ये लिखा भी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो के बराबर, के क्या है? वेग स्थिरांक है ना। और उसके बाद टी क्या है? समय है। और उसके बाद ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है ना। और उसके बाद a माइनस एक्स क्या है? तो ये है t समय बाद सांद्रता, t समय बाद सांद्रता देगा कि कोई पदार्थ क्या अपनी प्रारंभिक सांद्रता का इतने मिनट बाद या इतने घंटे बाद इतना रह जाता है। तो ये क्या है? a प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स टी समय के बाद सांद्रता, ठीक। तो बात आई समझ में? तो इसको आप पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं।
तो चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इतने आपके केमिस्ट्री के अंदर 12th केमिस्ट्री के अंदर इतने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, क्योंकि इसके बाद जो भी चैप्टर हैं उनमें कोई क्या है ना तो निगमन की तरह है, डेरिवेशन कोई है, और ना ही कोई इस तरह से फार्मूला है कि उस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, और उसके बाद जो सेकंड में है उसमें सारी की सारी ज़्यादातर प्रयोगशाला विधियां हैं, उन सभी को भी देखेंगे। लेकिन ये शुरू के ये जो 4 चैप्टर थे, ठीक है ना, 3-4 चैप्टर थे, इन्हीं में ज़्यादा आपके क्या हैं, ज़्यादा फार्मूले हैं, और इन्हीं के अंदर के जो आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल आते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हमने मेहनत किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।